राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान इरफान साहब, जिनका गुफ्तगू एपिसोड सारी दुनिया में शोहरत हासिल कर चुका है। मैं शहरोज़ कमर द फॉलो अप के लिए आज मैं पहली बार एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहा हूँ जिनका गुफ्तगू एपिसोड सारी दुनिया में शोहरत हासिल कर चुका है। इनकी बातचीत, उसका लहजा, उसका अंदाज़, गुफ्तो शनीद वो ऐसी होती है कि किसी भी फील्ड की शख्सियत हो उसे खुद सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि मैं दरअसल बात किससे कर रहा हूँ, मैं वो गुफ्तगू कौन है। तो मेरी मुराद जनाब इरफान साहब से है। हमारे सामने हैं इरफान साहब, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। रणेंद्र साहब के इनाम देने का एक प्रोग्राम था और उनकी किताब का विमोचन भी है। इस मौके पर इनकी आमद हम सारे शहर के लिए और झारखंड के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है। तो मैं इरफान साहब से बस एक पहला सवाल ये करूँगा कि दरअसल बात की शुरुआत कैसे की जाए और अब कैसे किया करते थे, ताकि और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो जान सके कि इंटरव्यू का अंदाज़ दरअसल होना कैसा चाहिए। तो इरफान साहब, आपका नमस्कार और आपका इस्तकबाल है हमारे यहाँ। नहीं, वो तो शहरोज़ भाई, आपने मतलब एक नाचीज़ को जो इज़्ज़त बख्शी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। रांची मुझे बहुत हमेशा ही अच्छा लगता रहा है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। अभी हम लोग जुलाई में मेरा ख्याल थे यहाँ पे 2019 में, जब करीब 1 दर्जन लोगों के साथ बातें कर रहे थे। यानी कि हम लोग चाह रहे थे कि झारखंड के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नेशनल टेलीविज़न के ज़रिए दुनिया भर में जाना चाहिए। तो बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। आपसे भी तब मुलाकात हुई थी। तो आपका कहना ये ठीक है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर भी, डायस्पोरा में भी, दुनिया भर में गुफ्तगू ने अपनी एक पहचान बनाई है। तो उसकी वजह भी मैं यही सोचता हूँ कि टेलीविज़न ने जो एक सीरियस अप्रोच इंटरव्यू का जो छोड़ दिया था, वो धीरे धीरे उस बेस में लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि कोई बात ऐसी हो रही है ढंग की जिसमें हम इंसान के बारे में, किसी पर्सोना के बारे में ठीक से जान पा रहे हैं। तो अब ये गुफ्तगू का जो सिलसिला करीब अब 400 एपिसोड पहुंचकर अभी फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए बंद हुआ है। इसको हम लोग दोबारा शुरू करने वाले हैं रेख्ता के मंच से। जी। एक बड़ा मशहूर शेर है, वो शायद फिराक का या किसका मुझे जहन में याद नहीं आ रहा है, तुम सामने भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। तो ये शेर मुझे अभी याद आता है। हाँ। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी अनुभव हुआ, कभी ऐसा लगा? ऐसा होता है, क्योंकि देखिए मैं तो एक ऐसी छोटे से कस्बे में, छोटी सी सीमेंट फैक्ट्री की जो खदान है, मैं वहाँ पैदा हुआ, जहाँ हम लोग फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ के फिल्मी कलाकारों के जन्म की तारीखें देखकर उनके पते वहाँ लिखे हुए होते थे। वो पत्रिकाएं मायापुरी, फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियाँ जैसी चीज़ होती थी। तो मैं ज़ाती तौर पर, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं किसी फिल्मी कलाकार को एक चिट्ठी लिखूं। और फिर वो ज़माना ऐसा था कि जब चिट्ठियों के जवाब आया करते थे और उन जवाबों के साथ उनकी तस्वीरें आती थीं, तस्वीरों पर ऑटोग्राफ हुआ करते थे। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास रखी हुई हैं। तो अब आप सोचिए कि जब हीरो फिल्म आई तब जैकी श्रॉफ आए थे और हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, और तब फिल्मी पत्रिकाओं में उनका नाम पढ़ते थे। वो बिल्कुल एक तरह से धमाकेदार उनकी एक शुरुआत हुई थी, पहली फिल्म थी। और उसके बाद फिर ऐसा भी वक्त आया कि मैं जैकी श्रॉफ के कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा बहुत होता है, मतलब मुंबई में जिन फिल्मी सितारों को देख के आपके अंदर शौक़ जागा, उनको फिर सामने से देखना, उनसे बातें करना, फिर उनकी बनाई हुई चाय पीना। प्रेम चोपड़ा जी अपने हाथ में, अपने कप में शक्कर घोल रहे हैं, आपको चाय पिला रहे हैं। तो ये सब तो एक मेरे लिए सपने जैसा है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि दर्शकों का प्यार है जिसकी वजह से ये शो इतना लंबा चल रहा है और मैं ऐसे लोगों से मिल पा रहा हूँ जिनसे मिलने की मेरी भी तमन्ना रही है। ये सबसे ज़्यादा मुतासिर या प्रभावित किसने किया होगा आपको? किसकी बातचीत ज़्यादा? इसका जवाब, ये तो चूँकि बहुत बार पूछा जाता सवाल है और ये बड़ा एक क्लीशेड सवाल हो गया है, तो इसका जवाब मेरे पास भी यही रहता है कि वो अभी बातचीत होनी है जो मुझे मुतासिर करे। नहीं, लेकिन ये आपने आर्ट, कल्चर है ना, लिटरेचर, ऐसे लोगों से बातचीत की है कि क्या किसी सियासतदान से भी ऐसी बातचीत थी जो कि उस अंदाज में हो, जो कि हाँ। सियासत, जो कि साहित्य से जुड़ा हो, अदब से जुड़ा हो? नहीं, ये आपने अच्छा पूछा।
हम लोगों ने राज्यसभा टेलीविज़न पर एक सीरीज़ ही शुरू की थी जिसमें राजनेताओं की स्मृतियों में सिनेमा कैसे बसा हुआ है, क्या बसा हुआ है। क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नारा है, हर किसी की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है स्टील, उसी तरह मैं कहता हूँ कि भारत में हर किसी की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है सिनेमा। तो हम लोगों ने राजनेताओं से, ख़ासतौर पर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट से और अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं से एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम यादों के साए है। वो यादों के साए अगर आप प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो वो मिलेगी। तो उसमें आपको मणिशंकर अय्यर, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी, उसमें तरुण विजय, उसमें शीला दीक्षित, उसमें सीताराम येचुरी, उसमें विलास मुत्तेमवार, कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर आप उनकी ज़िंदगी के वो पहलू सुन सकते हैं कि सिनेमा ने उनको कैसे मुतासिर किया, सिनेमा ने उन्हें कैसे प्रभावित किया। वो बड़ी दिलचस्प यादें हैं। ख़ास तौर पर अगर मणिशंकर अय्यर वाला इंटरव्यू सुनिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो बचपन में चाहते थे कि टैक्सी ड्राइवर फिल्म में जो देवानंद ने एक शर्ट पहना था वैसा एक शर्ट उनके पास हो। तो वो सब किस्से उसमें मौजूद हैं जी। एक और सवाल है, वो ये है कि मतलब ये जो जब आप बातचीत करते हैं और तो उसमें पहला सवाल जो होता है दरअसल आपके जहन में, क्या आप उसके लिए स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, या स्पॉन्टेनियस कोई सवाल आपके जहन में गूंजता है? ये दिलचस्प एक्सरसाइज है और एक दिलचस्प अध्ययन का विषय भी है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक प्रोफेसर ने अपने 4 साथी प्रोफेसर्स के साथ मिलकर गुफ्तगू का डेटा एनालिसिस किया है, जो अभी पब्लिश हुआ है, पिछले हफ्ते पब्लिश हुआ है। वो पिछले जुलाई से ही इसमें लगे हुए थे और उन्होंने सारे एपिसोड्स को उसका मेटाडेटा तैयार करके उसके पिक्टोरियल, बार ग्राफ, डायग्राम्स ये सब बनाकर उन्होंने पेश किया है। ये जो सवाल है अभी मुझसे हाल में ही पिछले अभी 3-4 दिन पहले हम मुंबई में थे, तो वहाँ जो गुफ्तगू व्यूअर्स का एक जमावड़ा हुआ उसमें ये सवाल पूछा गया और ये बहुत मैं समझता हूँ ज़रूरी सवाल भी है। और इसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है, इसलिए ही ये लोग पूछते हैं कि भाई पहला सवाल होगा क्या। और पहला सवाल, सही बात है, मेरे पास आप देखते होंगे कि कभी भी कोई कागज़ नहीं होता है जिसमें 5 सवाल लिखे हों और पहला सवाल पूछूं फिर दूसरा पूछूं। जब आप कहीं भी जा रहा हो सवाल मेरे ही रहें पेपर पे लिखे हुए, वो तरीक़ा मेरा नहीं है। मेरा तरीक़ा बात करने का ज़्यादा है कि बातें करते हैं और ऐसा शुरू में ही मैं अपने गेस्ट को ये कह देता हूँ कि इस इंटरव्यू का कोई एजेंडा नहीं है, इसमें हम कोई अपने घर से कोई इरादा करके नहीं आए हैं कि हमें ये जानना है, बल्कि ये बातों में बातें निकलेंगी। अब ये जो पहला सवाल है ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है और बहुत बार चूँकि हम शो को स्टूडियो में नहीं करते, शो को हम घर में करते हैं और घर पहुँचने पर सवाल कुछ भी रहा हो मन में, रिसर्च के दौरान सामने आया हो और एक बार इरादा कर भी लिया हो कि वो पहला सवाल होगा, वो वहाँ जाकर बदल जाता है और उसको बहुत सारी यही परिस्थितियाँ जो ठीक वहाँ कमरे में या उनके घर में घुसते हुए महसूस होती हैं, उससे वो एक सवाल बनकर सामने आता है। तो ये एक तरह का मैं कहता हूँ संगीत है। मतलब इसमें अगर आप जो भी संगीत जानता है या संगीत का रसिक है तो वो जानता होगा कि एक संगीत की तरह उसमें एक सुर लगाने की बात होती है और अगर सही सुर लग गया तो फिर वो एक दिशा में उसका एक क्रेसेंडो बिल्ड हो। संगीत पर याद आया, आप एक ब्लॉग भी चलाया करते थे। जी जी जी। वो अब क्या, ब्लॉग अभी है, अभी चूँकि व्यस्तताओं के कारण उसको बहुत अपडेट नहीं कर पाते। 2-3 ऐसे ब्लॉग थे जिसमें 2 ब्लॉग ऐसे ही थे जिसमें मैं अपने पसंद का संगीत बजाया कर, संगीत मेरा प्रिय विषय रहा है और चूँकि मैं लंबे समय तक FM रेडियो पर रेडियो जॉकी भी रहा तो मुझे ये बड़ा मज़ा आता था कि मैं गाने सबको सुना रहा हूँ और ख़ुद भी सुन रहा हूँ। स्टूडियो मेरे पास 6 घंटे के लिए है और अकेला मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। ह्यूज एक स्टूडियो, आपको मालूम है कि आकाशवाणी के स्टूडियो बहुत बड़े बड़े विशाल स्टूडियो होते हैं। आपके पास 6-6 मशीनें होती हैं जिनमें आप अलग अलग सोर्सेज से म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, कहीं CD से बजा रहे हैं, कैसेट से बजा रहे हैं, CTR से बजा रहे हैं, पुराने विनाइल रिकॉर्ड हैं उससे बजा रहे हैं, कंप्यूटर के डेटाबेस से। तो ये सारी मशीनों को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करके चलना, उसमें अपने को बोलना, आने वाले फ़ोन सुनना, ये सब एक इतना थ्रिलिंग एक मज़ेदार अनुभव है जो संगीत की वजह से ही उसमें एक एनर्जी अंदर अंदर बनी रहती है, जो गुफ्तगू में भी मैं कहता हूँ बनी रहती है। हमारे दर्शक बहुत कम जानते होंगे कि MF हुसैन जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट पूरी दुनिया में जाना जाता है और उनकी बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी, उसका ऑडियो जो वर्ज़न है वो पहली बार इरफान साहब लेकर आए थे। तो उसका तजुर्बा क्या रहा उनका, मैं जानना चाहूँगा इरफान साहब से।
देखिए, आप जानते हैं कि हम लोगों का पूरा देश एक श्रुति परंपरा का देश रहा है। मतलब नालंदा और तक्षशिला के जो विश्वविद्यालय रहे हैं, वहाँ पर भी किताबें तो थी नहीं। गुरु लोग आपको, शिष्यों को स्मृति के आधार पर उनको याद कराते थे। वो तरह तरह की, चाहे वो वेद हों, पुराण हों, या गणित और वैदिकी की पुस्तकें हों, वो उनको याद कराते थे। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान जो है वो वाचिक परंपरा। और ये इस वाचिक परंपरा के बारे में जब कोई इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आता है विद्वान, और एक किसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या किसी ऐसे फोरम पे भाषण देता है कि बोल कर पढ़ना चाहिए, या बोली हुई वाले सामग्री के बारे में, तो यहाँ लोग बड़े आकर्षित होते हैं। जबकि ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही एक परंपरा है, हम लोगों ने उसको छोड़ दिया एक तरह से। तो जब हुसैन की जो ऑटोबायोग्राफी आई छपकर, तो उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये तो सुनने की चीज़ है पढ़ने के मुकाबले। तो ये बात हुसैन साहब से हुई, और वो एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया कि उस पे, इस बात को समझने में उनको कोई देर नहीं लगी। और तब हम लोगों ने 2003-2004 के साल में एक बहुत लंबे एसोसिएशन के साथ उनकी इस ऑटोबायोग्राफी को ऑडियो बुक, जो कि आज पॉडकास्ट जिसकी बात बड़ी होती है कि पॉडकास्ट स्टोरी टेलिंग और ये स्पोकन वर्ड्स का जो ऑडियो फॉर्मेट, ये सब हम लोग आज से जानते भी नहीं थे। 17 साल पहले, 18 साल पहले हम ये प्रयोग भारत में कर चुके हैं। 5 घंटे की वो एक ऑडियो बुक है, 5 ऑडियो सीडीज़ में, करीब उसमें 48 चैप्टर्स तो उसमें पहले थे जो छपी हुई किताब थी। बाद में हुसैन साहब ने 5 चैप्टर हमारे लिए अलग से लिखे। बोले कि जब इसका अगला एडिशन आएगा तब ये तो जुड़ जाएंगे इसमें, लेकिन फ़िलहाल ये बन रही है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो 5 नए अध्याय उसमें उन्होंने लिखे। तो आज भी वो 5 अध्याय उस किताब में नहीं है, ऑडियो बुक में है। जी। ये सिनेमा ज़िंदगी को कैसे बदलता है? सिनेमा ज़िंदगी को बदलता है, एक तो आप जान पाते हैं पहली तो चीज़ कि नई अपेक्षाएं, उम्मीदें, संवेदनाएं क्या हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक ही फॉर्मेट में संगीत को, नृत्य को, फोटोग्राफी को, कलाओं का जो एक संकेंद्रण वहाँ जाकर होता है, तो आप उसको एक मुकम्मल ढंग से देखना भी शुरू कर पाते हैं। तो इस तरह से एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस जो सिनेमा के माध्यम से आपके सामने आता है। अब वो बदलता है नहीं बदलता है, ये एक अलग वो मुद्दा है कि सिनेमा कितना आपको बदलता होगा, लेकिन आपका जो रस का अनुभव है उसको तो ज़रूर समृद्ध करता है। और आपको, जैसे अभी कहा जाता है कि आप हर चीज़ में लोगों की भावनाएं जो आहत वगैरह होने लग जाती हैं, ये जो कलाएं हैं वो आपको अधिक सहिष्णु, अधिक टॉलरेंट, अधिक विविधता के प्रति आपके अंदर आस्था पैदा करती हैं, जो कि हमारे संविधान का मूल भी है कि हम विविधता का सम्मान करते हैं और दूसरे होने को बुरा नहीं मानते। मतलब हम हैं तो हम हैं, आप हैं तो आप हैं, हमारी और आपकी विशेषताएं अलग हैं। यही इस देश की और इसी समाज की यही सुंदरता है कि हम रहें, आप रहें, हमारे खान पान, हमारी बोली भाषा, हम उसका सम्मान करते हुए हम रहें। और ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा आप सोचें, जैसा हम खाते हैं। मतलब ये तो बहुत ही एक मैकेनिकल समाज हो जाएगा। तो बस एक आखिरी सवाल है, ज़िंदगी के बड़े लंबे तवील अनुभव रहे आपके, आप अपनी बात किस विधा में अभिव्यक्त कर पाते हैं? क्योंकि लगातार इधर आप 17-20 साल से बातचीत कर रहे हैं लोगों से, आपकी जो अपनी विधा है, आपने कभी कार्टूनगिरी भी की, आपने कविताएं भी लिखी, आपने, आप अभिव्यक्त किस विधा में कर पाते हैं? मुझे लगता है रेडियो मेरा पहला प्यार है, और रेडियो में मेरे पास कंट्रोल रहता है, पूरे प्रोडक्शन का कंट्रोल सिंगल हैंडेडली मेरे हाथ में है। तो मैं जैसा आस्वाद पेश करना चाहता हूँ कि एक रेडियो कार्यक्रम में मैं उसको कर सकता हूँ। टेलीविज़न में या प्रिंट में या और दूसरे ग्राफिक्स के माध्यम में थोड़ी डिपेंडेंसी तो बन जाती है, माध्यम की अपनी सीमाएं भी होती हैं, लेकिन रेडियो एक बहुत ही सुंदर माध्यम है और वो मुझे बहुत प्यार है उससे। शुक्रिया इरफान साहब का। हमारे साथ थे इरफान साहब, जो सिर्फ कविता नहीं, वो सिर्फ कहानी नहीं, वो सिर्फ इंटरव्यू नहीं, वो सिर्फ गुफ्तगू नहीं, शायद ही कोई विधा हो जो इनसे अलक्षित रही हो, छूटी हुई हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फॉलो अप टीम के साथ। हमारे साथ थे सानिश शारद और संजय रंजन। बहुत बहुत शुक्रिया। thefollowup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in